24 घंटे में देश में कोरोना के 3,62,727 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 4,120 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 17 करोड़ 72 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज भी देश भर में लोगों को लग चुकी है। लेकिन आपको बता दें, सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो मामले कम हो रहे थे, कल जो 24 घंटे के आंकड़े आज आए हैं, उसके पहले के जो 24 घंटे के आंकड़े आए थे वो 3,48,000 के आसपास थे। लेकिन एक बार फिर 3,62,727 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं और देश भर में 4,120 लोगों की जान गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। और लगातार कोशिश हो रही है कि देश भर में लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए, वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि लोग सुरक्षित हो सकें। लेकिन उसके बावजूद मामले बढ़ रहे हैं, दिक्कतें लोगों की बढ़ी हुई हैं। ऐसे में सावधानी बरतना ही एकमात्र उपाय है। और एक तरफ कोरोना का हाहाकार है, तो दूसरी ओर कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में आप क्या करें क्या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसी पर बात करने डॉक्टर राजू व्यास, कार्डियोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर व्यास। सर, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, पोस्ट कोविड कई सारी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, सांस लेने में वीकनेस, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। सर, एक तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या कुछ करें उसके लिए? वैसे ये एक बहुत ही बड़ा वाइडर एस्पेक्ट है जिसे हमें समझना पड़ेगा। बहुत सारे, ये स्पेशली उन मरीजों में हम लोग ये तकलीफें देख रहे हैं जो लोग मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी के पेशेंट, जो कि हॉस्पिटल में जाके जिन्होंने अपना इलाज लिया है, उन मरीजों में ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। ये करीब करीब उसी प्रकार की प्रॉब्लम है जिस तरीके से हम नॉर्मल हर मरीजों को देखते हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं, वो देखते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। कोरोना मरीज की जो आईसीयू से निकलने वाले मरीज है, उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है। बाहर निकलने के बाद बहुत सारे लोग इरिटेबल, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी प्रकार से अगर अंग वाइज हम देखें तो इनमें सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो हमें दिखाई देती है वो देती है लंग से रिलेटेड इश्यूज। लंग में भी क्या है कि शुरू के दिनों में बहुत दिनों तक लोगों को जो है सांस लेने में तकलीफ रहती है, जैसे कि कुछ लोगों का सैचुरेशन कम रहेगा, तो उन लोगों को एक सपोर्टिव मेजर के लिए हम कुछ स्टेरॉइड कुछ ऑक्सीजन थेरेपी लेनी पड़ रही है घर में, या उनको एक्टिव फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है, और साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में बहुत सारे जो हम नेबुलाइजर्स एडवाइस करते हैं वो लेनी पड़ती है। लेकिन चेस्ट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी मरीज हैं जिनको कि हार्ट की प्रॉब्लम भी होने की संभावना बनी रहती है। और हमने पिछली वेव में और वेस्टर्न वर्ल्ड के एक एक्सपीरियंस से सीखा है कि इनमें से बहुत सारे मरीज ऐसे भी होते हैं, करीब अंदाजन 20 से 30% मरीज, जिनको कि पोस्ट कोविड सिनेरियो में, पोस्ट कोविड टाइम के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। और ये इसलिए होती है क्योंकि इसमें दो प्रकार की कैटेगरी के मरीज होते हैं। एक वो मरीज होते हैं जिनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्डियक प्रॉब्लम है, और एक वो भी होते हैं जिनको एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है। और इसका होने का बेसिक कारण ये होता है कि दो तरीके से कोरोना वायरस जो है वो हमारे शरीर पे या हमारे हार्ट पे या बॉडी पे अफेक्ट करता है। एक, शुरू के दिनों में जब वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है तो वायरस डायरेक्ट भी हार्ट को अटैक कर सकता है, और दूसरा, जब ये 5 से 7 दिन का समय बीत जाता है तो उसके बाद में जो है उनके जो इन्फ्लेमेशन या शरीर में जो रिएक्शंस होते हैं पोस्ट कोविड इन्फेक्शन के बाद में, तो उन लोगों को इन्फ्लेमेशन होता है। ये इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी हो सकता है, या दोनों मैकेनिज्म से हमारी हार्ट की मसल्स जो है वो वीक हो सकती है। हार्ट की जो छोटी छोटी आर्टरीज, जिसको कि हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे प्लाक रप्चर होता है, उसके ऊपर प्लेटलेट फॉर्मेशन होता है, और ये सारे मरीज जो है वो चेस्ट पेन या हार्ट अटैक के साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक ये बहुत ही बड़ा इशू है जिसे हमें एड्रेस करना चाहिए, उन्हें अपने आप पे नजर रखनी चाहिए। इस प्रकार की जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ चेस्ट पेन होता है, या कुछ ऐसे भी मरीज हमें देखने को मिल रहे हैं जिन लोगों में कि जो है वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी हो जाता है, कि किसी को अगर जो है ब्रेन में स्ट्रोक हो गया और फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, देखने में उनको तकलीफ हो, एक साइड से देखने में तकलीफ हो रही है, या एक पार्ट उनका पूरा पूरा पैरालिसिस हो जाता है। ये अंदाजन 20 से 30% मरीजों में देखने को मिलता है। बट इन्हीं सब चीजों के साथ साथ जो हमारे छोटे अंग भी है, जैसे आंखों की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम्स, ओरल कैविटी की प्रॉब्लम्स, ये सब देखने को मिलती है। तो एहतियातन जब कभी भी हमें अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गन में किसी भी प्रकार की तकलीफ पोस्ट कोविड लोगों को दिखाई देती है, तुरंत अपने फिजिशियन से सलाह लें, और जितना जल्दी हम उन चीजों को एड्रेस करेंगे उतनी जल्दी हम
हमारी हेल्थ को सुधार पाएंगे। हमारे पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बनती है और जिसके कारण से हमारी मोर्टेलिटी बढ़ सकती है, मौत होने की संभावना बढ़ सकती है, उनको हम कम से कम रख सकें। सर एक चीज समझना चाहेंगे, हार्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स हैं, अलग अलग उम्र वर्ग के हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका गंभीर ऑपरेशन पहले से हो चुका है, बाद में वो कोविड की चपेट में आ गए और अब कोविड से ठीक होकर वो अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं। तो इस हिसाब से क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं किसी हार्ट पेशेंट के जो कभी गंभीर बीमार रहा हो, जिसका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, उसके लिए क्या ध्यान दें और कैसे नजर रखें कि हाँ दिक्कत हो रही है? इसमें जो 2-3 कॉमन चीजें पोस्ट कोविड सिनेरियो में, जो भी पेशेंट हो जिनको कि पहले बाईपास या उनका कोई गंभीर ऑपरेशन हार्ट से संबंधित हुआ हो, उन लोगों को स्पेशली अगेन उसी प्रकार की तकलीफें हो सकती है। जैसा कि एक नॉर्मल इंसान को अगर पहले वो एसिम्प्टोमेटिक है तो वापस से अगर नए सिरे से उनको चेस्ट पेन, किसी भी प्रकार का छाती में दर्द होता है, वापस से जो होने लगता है जो पहले नहीं होता था, तो उन्हें तुरंत अपने किसी कार्डियोलॉजिस्ट या अपने किसी फिजिशियन से मिलना चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर किसी मरीज को पहले सांस नहीं फूलता था और नए सिरे से जब पोस्ट कोविड सिनेरियो में आता है, तो दोनों ही चीजें रूल आउट करनी जरूरी होती है कि क्या यह सांस फूलना हार्ट से संबंधित है या जो है सांस की जो लंग से रिलेटेड इश्यूज है। तो उसके लिए तुरंत फिर अगेन वही मैं कहूंगा कि अपने को फिजिशियन से मिलना चाहिए। वो ये रूल आउट कर सकता है बाय सिंपल टेस्ट, जाए ईसीजी और कुछ ब्लड मार्कर्स वगैरह और इको करा के कि ये हार्ट से संबंधित हार्ट सांस का फूलना है और या फिर जो है लंग से रिलेटेड इश्यूज है। तो 2 चीजें ये हो गई। और तीसरी सिग्निफिकेंट बात ये होती है कि कुछ लोगों को ये भी देखने को मिलता है, वो ये है कि पाँव में अगर सूजन आ जाए पोस्ट कोविड सिनेरियो में, तो उन्हें तो तुरंत ही सांस फूलने के साथ में अगर किसी व्यक्ति को पाँव में सूजन आ जाती है, उन लोगों को तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। संभावना ये रहती है कि उन लोगों को जो है वो हार्ट से रिलेटेड इशू है और उसको आगे एड्रेस करने की या उसको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ सकती है। अहम जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर वीएन मिश्रा साहब भी जुड़ गए हैं, बीएचयू से, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड है। बहुत स्वागत है आपका मिश्रा साहब एबीपी न्यूज पर। सर मैं सबसे पहले ये समझना चाहूंगा, लगातार पेशेंट्स आप लोग देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, पोस्ट कोविड जो पेशेंट हैं, जो कोरोना संक्रमण से लड़कर जीतकर बाहर आ चुके हैं, अब किस तरह के सिम्टम्स उनमें दिखाई दे रहे हैं सर? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, वो चाहे सांस लेने में हो, चाहे फिजिकली कोई दिक्कत हो। आप लोगों तक क्या कुछ रिपोर्ट्स, जानकारियां या पेशेंट्स जो आपको बता रहे हैं, क्या कुछ है वो दिक्कत है सर? काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको बेसिक दिक्कत यह है कि उनको कमजोरी बहुत लग रही है और कमजोरी वो हाथ पैर की एक जनरलाइज कमजोरी होती है। एक दूसरी कमजोरी जो नए प्रकार की कमजोरी है जिसमें हाथ पैर में झुंझुनापन के साथ कमजोरी आ रही है, जिसको हम न्यूरोलॉजी की भाषा में जीबी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें धीरे धीरे नीचे का पैर फिर हाथ कमजोर हो जाता है। और इसमें हम लोगों को ये देखना होता है कि कहीं ये प्रोग्रेशन करके ऊपर सांस की दिक्कत फिर तो नहीं कर देगा। तीसरी एक बहुत अच्छी मतलब आपने जो पहल शुरू की, इसमें बताना चाहूँगा कि कई पेशेंट ऐसे हैं कि जो सरदर्द के साथ भी आ रहे हैं। जब सरदर्द के साथ आ रहे हैं तो उनमें एक बेसिक हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया या ब्रेन में कोई लकवा हो गया या ब्रेन में कोई सूजन आ गया। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग न्यूरो इमेजिंग जरूर करना चाहते हैं। न्यूरो इमेजिंग के साथ साथ अगर जो प्रोफाइल अभी हम डॉक्टर साहब आपके इससे पहले जो बता रहे थे, तो एक जो जनरल प्रोफाइल होता है। डॉक्टर वीएन मिश्रा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं सर, इस वक्त बच्चों की वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल गई है, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। लगातार देश में इस बारे में चर्चा हो रही थी कि आखिर बच्चों को वैक्सीन कब मिलेगी, अब उसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिल गया है। प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव, उनसे अपडेट ले लेते हैं। प्रफुल्ल, पूरी जानकारी। देखिए, डीसीजीआई की जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसके पास ये प्रस्ताव आया था कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसको बच्चों पर ट्रायल की अनुमति दी जाए। जो क्लिनिकल ट्रायल है दूसरे चरण का और तीसरे चरण का, इसको एनालिसिस करने के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने डीसी यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के पास रिकमेंडेशन दी थी कि इसका ट्रायल किया जा सकता है 2 साल से 18 साल के बच्चों में, और इसको अनुमति दे दी जाए क्लिनिकल ट्रायल की। जिसके बाद 12 तारीख को जो है ये अनुमति डीसीजीआई की तरफ से दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 2 से 18 साल के बच्चों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल किया जा सकता है और 525 वॉलंटियर्स जो है इस पूरे क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होंगे, जिन पे ये ट्रायल किया जाएगा और
उन लोगों को भी, बड़े लोगों जो वयस्क हैं उनकी तरह ही 28 दिन में दूसरी डोज दी गई। तो क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मिल चुकी है और जल्द ही ट्रायल शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है। जी प्रफुल्ल, एक बड़ा कदम होगा क्योंकि लगातार बच्चों को लेकर ये बात हो रही थी कि उनका वैक्सीनेशन कब होगा। 18 से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन तो शुरू हो गया, लेकिन बच्चों के लिए बड़ी चिंता जताई जा रही थी। और 525 वॉलंटियर्स पे ये ट्रायल होगा, तो कब तक उम्मीद करें कि इसके नतीजे, इसका डेटा आएगा और कितना वक्त लग सकता है इसमें? देखिए आदर्श, बहुत लंबे समय से ये चर्चा थी कि बच्चों को वैक्सीनेशन कब दी जाएगी और बिना क्लिनिकल ट्रायल के कि बच्चों पर क्या इसकी वैक्सीन की सेफ्टी है और क्या एफिकेसी है, ये देखे बिना इसको नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे में ट्रायल बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ये ट्रायल जो है 525 बच्चों पे किया जाएगा, जिसमें पहली डोज देने के बाद दूसरी डोज जो है वो 28 दिन बाद दी जाएगी। तो ये माना जाएगा कि 28 दिन बाद करीब 15 दिन तक उसको एनालिसिस किया जाएगा और डेटा आने में करीब 2 महीने का वक्त लग सकता है। तो अब से उम्मीद की जा सकती है कि अगर आज अगर ट्रायल शुरू होते हैं तो आज से करीब 2 महीने बाद जो है इसका डेटा रिलीज किया जाएगा और उसके बाद ही देखा जाएगा कि पहले चरण में जो फेज 2 का ट्रायल है उसमें किस तरह के नतीजे आए और फेज 2 के बाद जो तीसरे चरण का ट्रायल है उसमें। तो कुल मिलाकर 4 से 6 महीने का वक्त लग सकता है इस पूरे ट्रायल में। बहुत धन्यवाद आपका प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इस पूरी जानकारी के लिए। हमारा सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। तो बच्चों के लिए अब वैक्सीन का जो ट्रायल है उसको मंजूरी दे दी है DCGI ने, और जिस तरह से प्रफुल्ल बता रहे थे कि 2 से 3 महीने में डेटा भी सामने आ जाएगा और उसके बाद वैक्सीनेशन भी, उम्मीद यही है कि सकारात्मक तौर पर शुरू हो जाएगी। हमारे साथ देश के 2 जाने माने डॉक्टर इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर VN मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर राजू व्यास जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं, बड़ी खबर और उत्साह बढ़ाने वाली खबर, क्योंकि बच्चे लगातार खतरे में थे और उनको लेकर यह चर्चा हो रही थी कि वैक्सीनेशन का, हर व्यक्ति के मन में यही सवाल था। ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि जो तीसरी लहर की बात जब भी आती थी तो लोग ऐसा अनुमान था कि बच्चों में इस बार कहर ज्यादा रहेगा। और मैं ये जान के खुशी हुई कि ये जो पूरा वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है अब एक्सटेंड हो जाएगा 2 साल से 18 साल के बच्चों में भी, और ये बहुत अच्छी खबर है। और जाहिर सी बात है, उम्मीद यही कर रहे थे डॉक्टर व्यास हम सब कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीन आए, क्योंकि ज्यादातर घरों में बच्चे हैं और उनको संभाल कर रखना ऐसे आपदा के वक्त में वो एक बड़ी मुश्किल थी, और इसके बाद दिक्कतें जरूर लोगों की कुछ दूर होंगी। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, और कि उन्होंने इस सेकंड और थर्ड फेज की जो ट्रायल है उसको हिंदुस्तान में अलाउ किया है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुली हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं तो आने वाले 4 से 6 महीनों में हमें ये वैक्सीन उपलब्ध होगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक पॉइंट मैं वापस जोड़ देना चाहता हूँ, वो ये है कि सभी वैक्सीन फॉर्मेट जो करने वाली, वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, उन्हें अपने आने वाले समय में प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस समय में जो है दोनों ही जगह, जैसे एडल्ट्स के लिए भी वैक्सीन कम पड़ रहे हैं, तो उसी के साथ साथ ये डबल बर्डन कंपनीज के ऊपर होगा कि बच्चों के लिए और एडल्ट दोनों के लिए ही इस प्रकार के वैक्सीन जो है आने वाले जितना जल्दी हो सके हमारे यहाँ पे उपलब्ध कराएं। लेकिन एक इसमें पॉइंट ये भी है कि अच्छी चीज ये रहेगी कि माता पिताओं को जो थर्ड वेव आने की एक चिंता के अंतर्गत हमें ये भी डर रहता था कि बच्चे इन्फेक्ट हो जाएंगे, उसकी संभावना मुझे लगता है कि बहुत जल्द कम हो जाएगी। और मैं तो बल्कि एक बात ये भी कहता हूँ कि अगर यंग पेरेंट्स को हम जल्दी ही ये जो अपना नया जो सेकंड थर्ड फेज का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी हिंदुस्तान में चल रहा है उसके अंदर अगर हम उनको वैक्सीनेट कर देते हैं तो बच्चों को हम करीब 50 से 60% वैसे ही प्रोटेक्ट कर लेंगे। और ये बात भी सही है कि अगर वैक्सीनेशन बच्चों को लग जाएगा तो वो थर्ड वेव से बच जाएंगे। साथ ही साथ हम स्कूलों को भी खोल पाएंगे, जैसा कि अमेरिका ने किया है। अपने स्कूल्स को खोलने से पहले उन्होंने ये देखा है कि जो 18 साल तक के बच्चे हैं, अहम बात आप कह रहे हैं, अभी जो खतरा है, अभी जो एक्सपोजर है बच्चों का, वो कम से कम हो जाएगा और बच्चों को लेकर जो चिंता है माँ बाप की वो भी दूर होगी। हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत है आपका। लगातार हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये कि बच्चों के लिए वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी DCGI ने दे दी है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर राजू व्यास, कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप, और डॉक्टर VN मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, BHU में न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं। VN मिश्रा साहब, मैं बड़ी सीधे शब्दों में समझना चाहूँगा, अभी तक जो वैक्सीन थी वो पहले 45 साल तक के लिए लोगों की थी, अब 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोग भी इसमें शामिल हो गए। ये एक बड़ी लड़ाई हमने जीत ली, वैक्सीनेशन जारी है, ठीक है, गति थोड़ी धीमी है लेकिन कोशिश जारी है। बच्चों को शामिल करके ये जो खतरा है ये महामारी का, इसको हम कितना कम कर लेंगे सर? क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड थे और इस बार इस दूसरी वेव में बच्चों पर भी खतरा उतना ही दिख रहा था। 3 बातें आपसे कहना चाहूंगा। पहला कि इस
कोरोना महामारी का 2 प्रमुख इलाज हमारे पास है। पहला, अपने को मास्क लगाएं, दूसरा वैक्सीनेशन कराएं। जिन लोगों में थोड़ा बहुत ये कन्फ्यूजन है उनको मैं साफ साफ आपसे कहना चाहूँगा कि बच्चों में, बड़ों में और बूढ़ों में कहीं भी जब आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करते हैं और लगा देते हैं वैक्सीन, तो इससे एक चीज़ तो तय हो जाएगी कि जो रोग अगर होता भी है तो उसकी सीवियरिटी इतनी कम होगी, उससे मौत नहीं होगी। जिनको वैक्सीन लग जाएगा उसको मौत नहीं होगा। दूसरा, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसमें भारत सरकार चला रही है, विश्व में नंबर 1 का काम इसमें भारत सरकार का जो लेवल है कि आपने 17-18 करोड़ लोगों को जिस गति से वैक्सीनेशन लगाया, ये काबिले तारीफ है। अगर यही क्रम चलता रहा और इससे बच्चों में भी अब जब हम आगे प्रोग्रेस कर जाएंगे तो हमारा जो कवर है, इम्यूनिटी कवर, वो जल्दी से जल्दी कम्युनिटी लेवल पर बनेगा। एक बार जब हम 55% से ज़्यादा क्रॉस कर जाएंगे तो ये समझिए कि हम लोग 75% से 80% जनता को ऑलरेडी कवर अप कर देंगे। ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अच्छा है। जैसे भी डॉक्टर साहब, हमारे जो कलीग हैं, उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने के बाद ऑलमोस्ट 1.5 साल से स्कूल बंद है, और ये स्कूल खुलने के बाद जब भी हम करते हैं तो एक प्रोटेक्शन के साथ ही तो हम भेजेंगे जी। तो ये ईश्वर करे कि जल्दी से क्लिनिकल ट्रायल सफल हो और अक्टूबर-नवंबर के लगभग ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम बच्चों में भी शुरू हो, और वो बहुत लंबा और बड़ा ड्राइव होगा। तो कुल मिलाकर के वैक्सीन ही इसका एक आंसर है, मास्क के साथ। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, जल्दी से जल्दी हो। और जब हम तीसरे फेज की जब हम तीसरे लहर की बात करते हैं तो हम वो लहर आने क्यों दें? ये देश का, हम सब नागरिकों का ये काम होना चाहिए, ये देश हित का काम है कि मास्क जरूर लगावें और वैक्सीन जरूर लगवावें। हम तीसरे लहर की बात ही नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तीसरे लहर के लिए हमें पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए। हम मौका क्यों दें कि तीसरी लहर आएगी और हम तब वैक्सीनेशन के बारे में सोचेंगे। ये बहुत पॉइंट की बात कही है आपने, और इसीलिए शायद कोशिश भी हो रही है कि जल्द से जल्द इस वैक्सीन का ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो ताकि बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।